गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं त्रिशा भट्टाचार्य, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कटरा प्रयागराज, आज के कक्षा 11 के वर्चुअल क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं वो है बर्नौली का प्रमेय, मीन्स बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज का थ्योरम पढ़ने से पहले हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को पढ़ा था और हमने 3 तरह की ऊर्जाओं के बारे में भी पढ़ा था। एक था आपका दाब ऊर्जा जिसे कहते हैं प्रेशर एनर्जी, दूसरा था आपका गतिज ऊर्जा जिसे कहते हैं हम काइनेटिक एनर्जी, और तीसरा है स्थितिज ऊर्जा जो है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। तो इन्हीं का उपयोग करके हम बर्नौली का प्रमेय मतलब बर्नौली का थ्योरम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं इसके स्टेटमेंट के साथ। पहले मैं हिंदी में आपको बताऊंगी और फिर इंग्लिश में ही उसको पढ़ेंगे। हिंदी में बर्नौली का थ्योरम कहता है, जब कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव जो कि आदर्श द्रव होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर द्रव के एकांक आयतन की संपूर्ण ऊर्जा नियत रहती है। मतलब संपूर्ण ऊर्जा कौन कौन है? दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो अगर आपके बर्नौली के प्रमेय के अनुसार धारा रेखीय प्रवाह में बहते हुए आदर्श द्रव के एकांक आयतन की संपूर्ण ऊर्जा मतलब दाब ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा, इन तीनों का जो जोड़ होगा वो नियतांक होगा। इसी स्टेटमेंट को हम इंग्लिश में समझते हैं। When an incompressible and non-viscous liquid or gas flows in streamlined motion from one place to another, then at every point of its path, the total energy per unit volume, that is your pressure energy, the kinetic energy and the potential energy is constant. इसको मैं स्टेटमेंट को अब एक सूत्र के रूप में लिखती हूँ। तो मैं क्या लिखूँगी? P मतलब दाब ऊर्जा प्लस हाफ रो वी स्क्वेयर मतलब आपकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, और ये सबके सब पर यूनिट वॉल्यूम में चल रहे हैं, तथा रो जी एच काइनेटिक आपकी पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा। इनका सम क्या होगा? इन सब का जोड़ क्या होगा? नियतांक होगा। नियतांक का मतलब कांस्टेंट होगा, नहीं बदलेगा। ठीक है, तो हमें इसकी उत्पत्ति करनी है, बर्नौली के इस थ्योरम की उत्पत्ति करनी है। इसके लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में हम एक पाइप लेंगे जिसका आकार एक जैसा नहीं है। तो ये मेरा पाइप हुआ। आधार से मतलब बेस से इसकी ऊंचाई है h1 और इसकी ऊंचाई है h2। जो आपका जहाँ से आपका द्रव्य अंदर जाएगा ये A है और जहाँ से बाहर निकलेगा ये B है। यहाँ पर जब आपका द्रव जाएगा अंदर एंटर करेगा तो ये है P1 इसका प्रेशर, और इसका क्षेत्रफल मतलब एरिया कितना है? A1। इसी तरह ये पॉइंट B से जब आपका लिक्विड बाहर आएगा तो इसका जो एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है, वो है A2, और यहाँ पर प्रेशर कितना क्रिएट होगा मतलब दाब कितना आएगा, वो है आपका P2। और इस पर मैं ये मान के चलती हूँ कि ये हाइट H2 पर आपके है। अब जब यहाँ से एंटर कर रहा है तो हम मानते हैं कि किस वेग से एंटर कर रहा है? V1 से, मतलब किस वेलोसिटी से अंदर जा रहा है? V1 से। और बाहर किस वेलोसिटी से आ रहा है, किस वेग से आ रहा है? V2 से ये बाहर आ रहा है। इस कंडीशन के साथ अब हम अपनी डेरिवेशन को शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि आपका कौन बड़ा है? A1 बड़ा है A2 से, तो डेफिनेटली V1 छोटा होगा V2 से। ये हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में पढ़ा था। ठीक है, अब चूँकि A सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव पर आरोपित बल, यहाँ पर जो आपका लिक्विड एंटर कर रहा है उस पे बल मतलब फोर्स कितना मान लेते हैं हम? FA। ये कितना होगा?
ये होगा आपका P1 A1। तो सिरे से ये तो आपका फोर्स हुआ। अगर मैं निकालना चाहूँ कि सिरे ए पर प्रवेश करने वाले द्रव पर प्रति सेकंड किया गया कार्य, ठीक है, तो मैं ए पर प्रति सेकंड मतलब पर सेकंड किया गया कार्य कितना होगा, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं वर्क डन जो कि पर सेकंड हो रहा है। ये कितना होगा, ये होगा आपका WA बराबर P1 A1 और V1। ये किस तरह से आया देखिए, मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। वर्क डन वो होता है फोर्स मतलब बल गुणा विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन, ठीक है, ये हमारा कार्य मतलब वर्क डन होगा। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो फोर्स कितना है, यहाँ पर से मैंने फोर्स लिया है P1 A1। ये कहाँ से आया, आप जानते हो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। प्रेशर मतलब दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो मैं बल और जो आपका दाब गुणा क्षेत्रफल कर दूंगी तो मुझे बल मिलेगा, वहीं से मिला। और डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन कितना है V1, क्योंकि V1 क्या है, दूरी प्रति सेकंड। तो चूंकि हम प्रति सेकंड की यहाँ बात कर रहे हैं तो दूरी प्रति सेकंड जो है वो मेरे किसका काम करेगी, डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन का काम करेगी प्रति सेकंड। इसी तरह अगर मैं B सिरे से निकलने वाले, ठीक है, B से निकलने वाले द्रव द्वारा प्रति सेकंड किया गया कार्य अगर मैं निकालना चाहूँ, जिसे मैं कह सकती हूँ वर्क डन पर सेकंड बाय वर्क डन पर सेकंड बाय द liquid which is coming out from point B। तो ये मेरे पास कितना आएगा, WB बराबर P2 A2 और V2, ठीक है। तो अब मैं निकालना चाहूँगी कि मैंने नेट कार्य कितना किया। तो नेट कार्य क्या होगा, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन मतलब द्रव पर किया गया नेट कार्य, द्रव पर किया गया नेट कार्य, इसे क्या लिखेंगे, नेट वर्क डन ऑन दी फ्लूइड। आप यहाँ पर लिक्विड की जगह फ्लूइड लेके चल सकते हैं, लिक्विड लेके चल सकते हैं, में बहुत दिक्कत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। W क्या होगा, ये होगा आपका WA माइनस WB। तो अब मैं इसमें वैल्यू रखूँगी तो मेरा W कितना आएगा, ये होगा P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। हम इसको कहेंगे इक्वेशन या समीकरण संख्या 1। लेकिन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये हमने पढ़ी थी, जिसे हमने क्या कहा था, जिसे हमने क्या कहा था, सातत्यता का नियम, सातत्य का नियम। इसके अनुसार हमें पता है A1 V1 बराबर A2 V2। तो इसको हम मान लेते हैं Q, क्योंकि एक नियंताक है, इसको Q मान लेते हैं। जहाँ पर हम Q को क्या कह सकते हैं, Q है A सिरे पर प्रवेश करने वाली तथा B सिरे से बाहर निकलने वाली द्रव का आयतन, मतलब कितना द्रव यहाँ निकल रहा है उतना ही द्रव यहाँ से बाहर जाएगा, उसका आयतन। तो हम Q को कह सकते हैं M अपॉन रो। M क्या है, द्रव्यमान, मतलब आपका मास,
और रो क्या है? आपका घनत्व, मतलब डेंसिटी। तो इसको अगर मैं अपने इक्वेशन में लेकर जाऊं तो W मेरा क्या हो जाएगा? W हो जाएगा आपका P1Q माइनस P2Q। क्यों? क्योंकि मैंने A1 V1 और A2 V2 इन दोनों के स्थान पर मैंने क्या करा है? Q को लगा दिया है। अब अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज़ को रिप्लेस करूँ तो अब इसमें से मैं Q को माइनस करूँगी, मतलब कॉमन लेके बाहर निकाल लूँगी, तो Q हो जाएगा और Q की जगह मैं यहाँ वैल्यू डालूँगी तो ये हो जाएगा m/रो। ठीक है, मैंने यहाँ पर वैल्यू डाल दी m/रो। तो ये मेरा इक्वेशन आ गया, इसको मैं मान लेती हूँ ये इक्वेशन 3 है। ठीक है, अब हम दूसरा आगे बढ़ते हैं। दूसरे आगे में हम क्या लेंगे कि इसमें से काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, तो सिरे A पर प्रति सेकंड प्रवेश करने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसको, सिरे A पर प्रति सेकंड सिरे A पर प्रति सेकंड प्रवेश करने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड, और आप लिक्विड भी कह सकते हो, एंटरिंग एट पॉइंट A। ये कितना होगा? हाफ mv1/2। इसी तरह अगर मैं बिंदु B से प्रति सेकंड निकलने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा निकालूं तो वो मेरी क्या होगी? उसको भी हम निकालते हैं। सिरे B पर प्रति सेकंड निकलने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड लीविंग पॉइंट B कितना होगा? हाफ mv2/2। तो अगर मैं द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि को निकालूं, क्योंकि मूव कर रहा है, तो जब मूव करता है तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है, तो द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि, जिसे हम कह सकते हैं इंक्रीज इन दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी लिक्विड या फ्लूइड, जो भी आप कहना चाहो, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ mv2/2 माइनस हाफ mv1/2। तो इसको हम अगर लिखें, m कॉमन है क्योंकि जितना आपका फ्लूइड A में जा रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है, तो ये हो जाएगा हाफ mv2/2 माइनस v1/2। इसको मैं कहती हूँ आपका समीकरण 4, मतलब इक्वेशन 4। अब मैं सिरे A पर प्रति सेकंड प्रवेश करने वाले द्रव की स्थितिज ऊर्जा निकालती हूँ। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा सिरे A पर प्रति सेकंड प्रवेश करने वाले द्रव की स्थितिज ऊर्जा ये कितनी होगी? mgh1, मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड। ये भी आपका पर सेकेंड में ही है। ठीक है, इसी तरह पॉइंट P ये भी आपका पर सेकेंड में ही है।
तो इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी आपका पर सेकेंड में है। ऐसे पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड ऑफ द लिक्विड एंटरिंग पॉइंट ए, पॉइंट ए क्या होगा mgh1। इसी तरह सिरे B पर प्रति सेकेंड निकलने वाले द्रव की स्थितिज ऊर्जा ये कितनी होगी mgh2, मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड ऑफ द लिक्विड लीविंग पॉइंट बी mgh2 होगी। तो अगर मैं निकालना चाहूँ द्रव की स्थितिज ऊर्जा में कमी, जब काइनेटिक बढ़ता है तो पोटेंशियल घटता है, ठीक है। जब आपकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा में कमी ज़रूर आएगी। तो द्रव के स्थितिज ऊर्जा में कमी द्रव के स्थितिज ऊर्जा में कमी मतलब डिक्रीज इन दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड, ये कितना होगा, ये होगा आपकी mgh1 माइनस mgh2, मतलब mgh1 माइनस h2। इसको मैं कहती हूँ इक्वेशन 5। अब हम निकालेंगे द्रव की ऊर्जा में नेट वृद्धि। द्रव की ऊर्जा में नेट वृद्धि, इसके लिए हम समीकरण 4 और 5 का इस्तेमाल करेंगे, इक्वेशन 4 एंड 5। मतलब हम निकाल रहे हैं कि नेट इंक्रीज इन दी एनर्जी ऑफ द लिक्विड और फ्लूइड, ये हमारा कितना आएगा बच्चों, ये होगा हाफ m v2 स्क्वेयर माइनस v1 स्क्वेयर माइनस mg h1 माइनस h2। ये आपका है समीकरण 6, इक्वेशन 6। अब अगर मैं कार्य ऊर्जा प्रमेय जिसे हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको मैं अगर यूज़ करूँगी तो इसके अनुसार जो मेरा दाब मैंने कार्य किया था, जितना मैं कार्य करूँगी वही आपकी ऊर्जा में बदलता है। तो मैं जो ये मेरा कार्य था वो किसके बराबर होगा, ऊर्जा में जो इंक्रीज़ आया है, जो ऊर्जा बढ़ी है। तो हाफ m v2 स्क्वेयर माइनस v1 स्क्वेयर माइनस mg h1 माइनस h2। अब मैं इसको पूरा ओपन करूँगी, पूरा ओपन करने पर मेरे पास क्या आएगा, ठीक है, माइनस mgh1 प्लस mgh2। अब आप ध्यान से देखिए, ये माइनस में है 2 का टर्म, यहाँ 1 है, तो 1 वाले टर्म्स को हम एक तरफ ले आते हैं, ये है ही, ये माइनस से इधर चल के प्लस हो जाएगा और ये भी इधर चल के प्लस हो जाएगा, और बाकी टर्म्स इधर ले जाते हैं, ये इधर से इधर जब जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और बाकी दोनों यहाँ ऑलरेडी प्लस में ही है, धनात्मक है।
तो आप देख सकते हैं कि 1 के जितने टर्म्स हैं, मतलब जितनी एनर्जी, ये आपका कौन सी एनर्जी हो गई है, ये आपकी हो गई है दाब एनर्जी, दैट इज़ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, दैट इज़ आपकी हो गई गतिज एनर्जी, गतिज ऊर्जा, और पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा। पर यूनिट वॉल्यूम अगर मैं ले रही हूँ, प्रति एकांक क्षेत्र आयतन में अगर मैं लेती हूँ, तो जितना ए पे जा रहा है उतना ही बी से बाहर आ रहा है। मतलब मैं कह सकती हूँ P m/ρ प्लस हाफ m v स्क्वेयर प्लस mgh इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब नियतांक। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को अगर मैं जो है आपका रो से भाग देती चलूँ तो मेरे पास क्या आएगा, इसी इक्वेशन को अगर मैं रो से भाग देती चलूँ, ठीक है, तो मेरे पास देखिए सबसे पहले तो इन सब में m कॉमन है, तो m पूरे में से कट जाएगा, और अब मैं इसको पूरे इक्वेशन को जो है रो से, यहाँ m है ही नहीं किसी में, ये मेरे पास है m, ये होगा p, ठीक है, अपॉन रो प्लस हाफ v स्क्वेयर प्लस जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब नियतांक। अब मैं इसको रो से मल्टीप्लाई करती हूँ, इनको गुणा करती हूँ, तो p रो बटे रो प्लस हाफ रो वी स्क्वेयर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू नियतांक। इसके साथ भी रो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन रो घनत्व एक लिक्विड के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो ये कांस्टेंट में ही मर्ज मतलब नियतांक में ही आ जाएगा। तो ये मेरा बन जाएगा P प्लस हाफ रो वी स्क्वेयर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू नियतांक मतलब कांस्टेंट। ये क्या था आपका दाब ऊर्जा, जिसे कहते थे हम प्रेशर एनर्जी। ये क्या था आपका, ये था आपका गतिज ऊर्जा, जिसे हम कहते थे काइनेटिक एनर्जी, और ये है आपकी स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इनका जो सम है, इनका जो मैं अगर जोड़ूंगी इनको, तो ये मेरे लिए एक नियतांक मतलब कांस्टेंट होगा। ये आपका बर्नौली का प्रमेय है। इसी के आधार पे आज मैं आपको होमवर्क भी देती हूँ। ये होमवर्क आपको करना है। होमवर्क है आपका बर्नौली के प्रमेय का अनुप्रयोग। प्रमेय का अनुप्रयोग, ठीक है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। इसमें आपको दो चीज़ें करनी है। एक आपको वेंचुरी मीटर करना है, वेंचुरी मीटर, ठीक है, और दूसरा जो है वो आपको करना है रक्त प्रवाह तथा दिल का दौरा क्यों होता है। मतलब फ्लो ऑफ ब्लड एंड हार्ट अटैक। ये दो जो है आपको बर्नौली के प्रमेय से ही समझकर करने हैं। आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही।
इससे रिलेटेड असाइनमेंट आपको अपलोड कर दिया जाएगा। आप वीडियो देखिएगा, समझिएगा, ध्यान से असाइनमेंट को करिएगा और कोई भी समस्या हो तो मुझे ग्रुप में या पर्सनल कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।